गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। कल के लेक्चर से आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बात करी थी चलते चलते अलजेब्रा ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स कि भाई जब दो रेशनल नंबर्स हों या दो इरेशनल नंबर्स हों या एक रेशनल एक इरेशनल नंबर हो तो उसमें जो है आप किस तरीके से दो रेशनल नंबर्स का सम कैसा होता है, दो इरेशनल नंबर्स का सम किस तरीके से होता है, ये सब आपको हमने जो है कल डिस्कस किया था। ठीक है ना। आज हम जो है उसी पर आगे बात करते हैं कि जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन जैसे sum of two rational numbers is always a rational number, B, product of a rational number and an irrational number may or may not be a rational number, may or may not be a rational number। थर्ड ऑप्शन है सम या डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर is always an irrational number, और डी है नन। अब एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर जैसे सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये है पहला स्टेटमेंट कि दो रेशनल नंबर्स का सम जो है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। ये तो ट्रू है बिल्कुल, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट, अगर रेशनल नंबर 0 हो गया तो ये नंबर रेशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, ठीक है ना। तो ये उस केस में जो है क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा रहेगा, इरेशनल होता है। ये हमने कल बात करी थी कि रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ये कैसा होगा, ये इरेशनल नंबर होगा ऑलवेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन इज इनकरेक्ट। ऑल आर करेक्ट, नन इज इनकरेक्ट। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। देखें इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं रेशनल और इरेशनल पर। हम आगे अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल और भी तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं कि आप रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं डेसिमल के टर्म्स में। अब डेसिमल के टर्म्स में हम डिफाइन करने से पहले मैं डेसिमल के कुछ वो बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर,
फिर हम क्लासिफाई करेंगे कि डेसिमल नंबर, क्योंकि नंबर्स तो डेसिमल वाले भी हैं, अभी तक हम तो फ्रैक्शन वाले ही पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल में कौन से डेसिमल नंबर्स जो है वो रेशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर पहला बात करूं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जो टर्मिनेट करते हैं डेसिमल के बाद। जैसा फॉर एग्जांपल 3.25 टर्मिनेट कर गया। 3.25 के बाद और देखें 5.246, ये भी टर्मिनेट कर गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे, जो टर्मिनेट ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि भाई जो टर्मिनेट नहीं कर रहे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2.6666 डैश 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 डैश, इसको आप जो है सभी लिख सकते हैं 2.6 बार, क्योंकि 6 बार बार रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम से 6 रिपीट कर रहा है। ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक नंबर ऐसे लिख सकता हूँ 3.142560987 डैश 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 डैश, ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। फिर हम और तीसरे की बात करें, अगर रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स, तो रिपीटिंग डेसिमल्स में जैसे रिपीटिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और जो डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट कर रहे हैं डिजिट्स, जैसे 5.656565 डैश डैश डैश, ये रिपीट कर रहे हैं, 5.65 बार लगा सकता हूं मैं इसके ऊपर। ऐसे ही 7.9010101 डैश डैश डैश, तो 7.901 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, ये इस तरीके से हो गया। फिर फोर्थ होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई 7.1209853 डैश डैश डैश, रिपीट ही नहीं कर रहा, ये रिपीट ही नहीं कर रहा, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना, ये नॉन रिपीटिंग है। अब देखें, अब इनको इन सारे नंबर्स को जो है मेरे को रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई करना होगा, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई में इन सारे नंबर्स को कैसे कर सकता हूं वो सुने। जैसे सबसे पहले मैं इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करता हूं। इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं, नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, numbers which are non-terminating as well as non-repeating। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिपीटिंग भी हों, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। ये बात आप ध्यान रखें, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है तो ऐसे नंबर्स को आप इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। इनको छोड़कर बाकी कोई से भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो रेशनल नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स विच आर आइदर टर्मिनेटिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं, विच आर आइदर टर्मिनेटिंग प्लस और क्या हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जो या तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को छोड़कर जो बाकी के नंबर्स बचे वो ऑल आर रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। आप इतना समझ लें वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक।
अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिखे थे उन सारे एग्जाम्पल्स को हम क्लासिफाई करके देखते हैं कि वो सारे एग्जाम्पल्स जो है रेशनल हैं या इरेशनल हैं। जैसे हमने ये देखा, आप बस ये नोटिस करें कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है या नहीं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपको मिल जाए तो आप इरेशनल टिक कर दें, बाकी सब केसेस में जो है वो रेशनल होगा। देखना ये तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर हो गया। इस पर बात करते हैं, ये कैसा नंबर हो गया? ये भी रेशनल नंबर हो गया। यहां पर बात करते हैं 2.6666, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या ये नॉन रिपीटिंग है? नहीं, ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग है और दोनों में नॉन नॉन आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये भी रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो गया। इधर मैं बात करूं, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, देखें रिपीट नहीं कर रहा, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। अगर हम यहां बात करें ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर बात करें नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। दीज आर इरेशनल नंबर्स। इस तरीके से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसा अगर हमने देखा, ये एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं रेशनल और इरेशनल में आपको क्लासिफाई करना है। जैसे 2.344444 डैश डैश डैश, तो 2.34 के ऊपर बार लग गया, तो ये कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें भाई 3.14567 डैश डैश डैश, ये भी कैसा नंबर हो जाएगा? ये भी, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल। पाई कैसा नंबर होता है? पाई इरेशनल नंबर होता है। क्यों पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है। ई ये होता है नेपियर्स कांस्टेंट, हम इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है ये, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं अपन। तो पाई पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर 22/7 रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो पाई के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, Which of the following is an irrational number? और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 22/7, 3.14, पाई और ऑल। अब बात यह है कि भाई सब लोग, कुछ स्टूडेंट्स, मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ऑल पर टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि 22/7 भी पाई है, 3.14 भी पाई है और पाई भी पाई है, ठीक है ना। और पाई को सब लोग ये पढ़ते हैं कि भाई पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, तो इसीलिए जो है ऑल पर टिक कर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है,
अब बात हम करें कि भाई 22/7 पाई का वैल्यू हम लेते तो हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई यही होता है? नहीं, 22/7 और 3.14 आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ पाई, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं 22/7 एंड 3.14 आर द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई, आर द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ पाई। ये पाई की नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होती है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसीलिए यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर है, कौन सा? पाई। 22/7 हम ले लें या 3.14 हम ले लें, ये दोनों जो है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ये पाई की, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक्स पर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। हाँ, अब हम डेसिमल सिस्टम को ही अपना आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उसमें हम बात करते हैं कि भाई अब आपने ये बोला कि 3.14 है जैसे, तो 3.14 जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो आपने बोला कि भाई 3.14 क्योंकि टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो अब अगर ये रेशनल नंबर है, हमने देखना रेशनल नंबर्स की दो डेफिनेशन पढ़ी, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में और एक जो है डेसिमल के फॉर्म में। डेसिमल के फॉर्म में हमने पढ़ा था कि भाई वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो, विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। और फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और P और Q वहां पर क्या है? इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। दोनों ही रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन सही है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होने चाहिए। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 1 मीटर लेंथ है, तो आप उस लेंथ को 100 सेंटीमीटर भी तो बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ऐसी मास का यूनिट अगर मैं बोल रहा हूं 1 kg तो 1000 ग्राम्स भी है वो, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर हमने ये कहा कि भाई 3.14 रेशनल है या इरेशनल है, सबसे पहले तो आप इसको क्लासिफाई करें, 3.14 रेशनल है या इरेशनल है। तो हमने बोला कि भाई ये रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूंगा, ठीक है ना। तो P/Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो 3.14 को हमने 3.14 और डेसिमल हटाया, नीचे हमने 100 लगा दिया, तो 314/100 ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आप सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है डेसिमल हटाकर और नीचे उतने जीरो। अब ऐसे ही मेरे को अगर 5.312 को करना होता तो 5.312 में मैं डेसिमल हटाता हूँ, नीचे 3 जीरो लग जाते, 5312/1000 इस तरीके से हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं बट रिपीटिंग हैं, तो वो भी रेशनल हुए, वो भी रेशनल हुए, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो जैसा पहला वो है, बात करें 3.52 के ऊपर बार है इसको अब ये रेशनल नंबर तो है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है। 5 पॉइंट मैं इसको कैसे एक्सपेंड करूंगा? 3.5222 डैश 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 डैश। तो ये इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये रेशनल नंबर है
तो मैं इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं अब इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखना दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही मतलब जो स्कूल्स में आप यूज करें, और एक जो कॉम्पिटिशन्स में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो वन स्टेप का आंसर है। उस तरह से देखना, जैसे मैं इसको x मान लूं, लेट x इज इक्वल टू 3.52 बार, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जो है इसको वो डिजिट बाहर लेकर के आए जो डेसिमल के अंदर, जो बार के अंदर नहीं है, बार के अंदर एक डिजिट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बात करूं कि भाई 3.25 है, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई, ये 251 है, तो मैं इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 2 उछल कर बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा 32.51। 32.51। अब मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करता तो दो डिजिट बाहर आ जाती है, यानी 3.325.1 इस तरीके से हो जाता। ऐसे अगर मैंने ये मान लिया कि भाई x इज इक्वल टू 3.52 बार है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कौन सी डिजिट बाहर लेकर के आएंगे, जो बार के अंदर नहीं है, और बार के अंदर 5 नहीं है। तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 10x, और एक डिजिट बाहर उछल करके आ जाएगी 35.2 बार, ये सेकंड इक्वेशन 35.2 बार। अब वो डिजिट बाहर लेकर के आनी है जो बार के अंदर है, और बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है बस, बार के अंदर एक डिजिट है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 100x, 10 इंटू 10 ये 100x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 352 पॉइंट। अब देखना ये एक्चुअल में था क्या, ये एक्चुअल में था 35.222 डैश डैश डैश। अब मैंने जब इसको 100 से एक बार और 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 2 और उछल कर बाहर आएगा, लेकिन यहां पर 2 की संख्या में कोई कमी आएगी क्या, नहीं, 2 तो उतना ही रहेगा, 2 2 2 2 इनफाइनाइट 2 रहेंगे, तो समुद्र में से एक बूंद बाहर निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतने सारे 2 थे, हमने एक 2 बाहर निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 2 बाहर ही रहेगा। थर्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है ना, ये थर्ड इक्वेशन आ गई 352.2 बार। अब दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में आपको जो है ये समझ में आ रहा है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर जो है वो सेम है, और डेसिमल के बाद वाले नंबर अगर सेम है तो आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये इजीली माइनस हो जाएगी। तो माइनस करने पर आप देखें 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो 352.2 बार माइनस 35.2 बार, 35.2 बार, और 100x माइनस 10x इज 90x इज इक्वल टू, अब देखें जब मैं माइनस करूंगा यहां 352.2 बार में से 35.2 बार हम माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, और 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 3 1, और 317, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 317/90। इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को, 317/90, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आप जो है और भी क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखना, इसको नोट कर लेना सब लोग। जैसे बी, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, देखें एक और क्वेश्चन जैसा है 3 पॉइंट या हम ले लें 4.153 के ऊपर बार, 5 और 3 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है वो उन डिजिट्स को बाहर लेकर के आऊंगा जो बार के अंदर नहीं है, और बार के अंदर कितनी डिजिट्स हैं जो नहीं है, एक। तो मैं इक्वेशन 1 को पहले मैं x मान लेता हूं, इसको 4.153 के ऊपर बार, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
और मैं इसको इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये 1 बाहर आ जाएगा तो 41.53 के ऊपर बार, 41.53 के ऊपर बार। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप जो है इसको कैसे कर सकते हैं, अब बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, अब आप ये नोटिस करें बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, बार के अंदर हैं 2 डिजिट्स 5 और 3, ठीक है ना। तो 5 और 3 इन दोनों डिजिट्स को एक साथ बाहर ले आए और 2 डिजिट्स को बाहर लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मैं अब इक्वेशन 2 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप देखें इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 53 इनफाइनाइट टाइम्स है, तो मैं इनफाइनाइट टाइम्स में से एक टाइम बाहर ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आप इसको 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4153.53 बार। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दें, थर्ड माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, माइनस करेंगे तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 4153.53 बार माइनस 41.53 बार, और 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा 990x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो जल्दी से, 4153 में से 0.53 बार में से मैंने 41.53 बार लिया, ये तो कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 4 1 1 4 4112 4112 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4112 अपॉन 990। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं 2 से कैंसिल करके और 4 से कैंसिल करके, जिससे भी ये कैंसिल हो रहा है आप चेक कर लेना सब लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है किसी को भी डेसिमल सिस्टम को आप जो है P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात यह है कि भाई अब अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है तो कंपटीशन में करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है वो हम देख लेते हैं। ट्रिक ये है, देखें अब जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन पर बात करूं 4.153 बार, देखना ट्रिक क्या है। जैसा 4 पॉइंट, अब क्योंकि सीबीएसई में भी आप स्कूल्स में आप देखेंगे, स्कूल्स में भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पोर्शन आप बढ़ा दिया है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज कर दिए और 1 मार्कर कर दिए हैं, तो इसीलिए जो है आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। देखें 4.153 बार है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी बिना डेसिमल और बिना बार के कैसी नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो आपको अपनी ज़िंदगी ऐसी नज़र आएगी 4153 जैसी। मैंने बार हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, फिर इसके बाद माइनस। अब डेसिमल बार वाली डिजिट्स हटा दें, बस बार वाली डिजिट्स हटा दें तो क्या बचेगा 41, सिर्फ बार वाली डिजिट्स हमने हटाई, ठीक है ना, 41 बचा अपॉन। अब डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स देखें कितनी डिजिट्स हैं जो बार के अंदर हैं, दो डिजिट्स बार के अंदर हैं तो मैंने 2 9 लगा दिए। कितनी डिजिट्स हैं जो बार के अंदर नहीं है डेसिमल के बाद, देखें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं जो बार के अंदर नहीं है, एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ा देंगे, बस ये एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। 4153 में से 41 माइनस कर दें आप, कितना बनेगा देख रहे हैं 2114, तो 4112 अपॉन 990, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। और देखें और क्वेश्चंस भी हैं।
देखें, जैसे अगर ये पूछा जाए आपसे 3.56 और सिर्फ 56 के ऊपर बार है, दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए, दोनों मेथड्स। तो 3.56 के ऊपर बार है, और तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना पहले आप बिना बार और बिना डेसिमल के लिख दें 356 माइनस, अब सिर्फ आपको बार वाली डिजिट्स नहीं लिखनी है, यानी 56 नहीं लिखना, बस 56 को हटा दिया तो क्या बचा, 3 बचा बस, अपॉन। अब डेसिमल के बाद आ जाएं, डेसिमल के बाद आपने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जो बार के अंदर हैं, तो मैंने 2 9 लगा दिए, और डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है जो बार के अंदर ना हो, ठीक है ना, तो हम एक भी 0 नहीं लगाएंगे, अगर एक डिजिट भी होती तो एक 0 बढ़ा देते थे। तो 356 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 353 अपॉन 99, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और देखें और क्वेश्चंस, जैसे मान लो 63.25 और 9 के ऊपर बार है, 63.25 और 9 के ऊपर बार है सिर्फ, ठीक है ना। तो अब आप इसको किस तरह से, पहले अब डेसिमल और बार हटा दें तो कितना बचे, क्या रह जाएगा, 63259 माइनस, एक स्टेप में आंसर आ रहा है ना, और माइनस, अब आप बार वाली डिजिट हटा दें बस, 6325 अपॉन कितनी डिजिट हैं जो बार के अंदर हैं, एक ही डिजिट है तो एक 9 लगेगा, एक डिजिट है, तो अब कितनी डिजिट हैं जो बार के अंदर नहीं है, 2 डिजिट्स हैं जो बार के अंदर नहीं है, देखना है आप 2 और 5, तो 2 0 बढ़ाएंगे हम, 900, ठीक है ना। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। अब 63259 में से 6325 आप घटा दें तो आंसर आ जाएगा 5 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 12 माइनस 3 9, ठीक है ना, और 12 माइनस 6 6 और 5 56934 अपॉन 900, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगा ये ट्रिक, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक। और आप लोग जो है वीडियो को पॉज कर करके जो है क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, फिर आगे सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, और क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं ट्रिक पर बेस्ड, ठीक है। जैसे 5.26 और 6 के ऊपर बार है, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको, 526 माइनस, अब बार हटा दें 52 अपॉन, बार के अंदर कितनी डिजिट है, एक, बार के अंदर एक डिजिट है तो एक 9 आ जाएगा, ठीक है ना, और बार के अंदर कितनी डिजिट नहीं है, एक, तो एक 0 आ जाएगा। तो 526 में से आप 52 माइनस कर दें, तो देखना 526 में से आप 52 माइनस करेंगे तो यहां 4 और 12 माइनस 5 7 और 4 474 अपॉन 90, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही और देखें 0.9 बार, 0.9 बार आप देखें, 0.9 बार को आप किस तरीके से जो है एक्सपेंड कर पाएंगे, पहले आप बिना बार और बिना पॉइंट के बात करें, 9 माइनस, फिर अब बार की डिजिट हटा दें, बार की डिजिट में हटा दूंगा, क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा, 9 माइनस 0 अपॉन 9 माइनस 0 अपॉन, अब कितनी डिजिट्स हैं, एक डिजिट बार के अंदर है तो एक 9 आ जाएगा, एक डिजिट बार के अंदर है तो 9 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 1। और आप जानते भी हैं, देखें ये सोचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है कि 0.99999 1 कैसे हो जाएगा, तो 1 ऐसे हो जाएगा, आप खुद सोचें 0.999999 इनफाइनाइट टाइम्स है, और इनफाइनाइट टाइम्स है तो ये किसको अप्रोच कर गया, 1 ही तो हो गया, तो ये 0.9 बार जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब ऑप्शंस जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं एग्जाम्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 0.9 बार, अब ऑप्शन जो है वो एक रहेगा 9/10, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला 9/10, एक कंफ्यूज करने वाला 9 ऑप्शन रहेगा, फिर एक कंफ्यूज करने वाला एक तो 1 ही रहेगा, जो तो बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि भाई 1 तो कतई नहीं हो सकता इसका आंसर, और डी ऑप्शन जो है
वो नन ऑफ दीज रहेगा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो बहुत स्टूडेंट्स ये सोचेंगे 0.9 बार जो है वो 9/10 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये ट्रिक अप्लाई करें या एनालिटिकल मेथड भी अप्लाई करें। इससे पहले जो हमने मेथड बताया था, आंसर कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो 1 तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। समझ में आ रही है ना बात, ये इस तरीके से। तो अगर आपके पास कोई भी डेसिमल सिस्टम में नंबर दे रखा है और वो रेशनल है, तो आप उसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये बात यहीं पर खत्म होती है। अब ये बात यहीं पर खत्म होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट लेक्चर में, कि रेशनल नंबर्स हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो अब और रेशनल में वो रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में रेशनल भी आ रहे थे, रैशनल भी आ रहे थे। तो √2 है जैसे, अब √2 को आप नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब चीजें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप डेसिमल सिस्टम्स को और जो रेशनल नंबर्स हों उनको हम P/Q की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आज जो है हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को आप जो है नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन के टॉपिक्स आप देखें, रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट टॉपिक हम आज अपने लेक्चर में ऐड करते हैं, representation of real numbers on a number line। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट आप करेंगे वो समझ लेते हैं। अब जैसे अगर आपसे सिंपल बोला गया कि भाई 2.8 को आप रिप्रेजेंट करें, 2.8 को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। आपने नंबर लाइन खींची 0, 1, 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में आप क्या करेंगे, 10 इक्वल डिविजन्स बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से आपने 10 डिविजन्स बना लिए और 2.8 तक आपको पहुंचना है। तो ये 2.9 है, ये 2.8 है, तो ये नंबर हो गया 2.8, ये नंबर हो गया 2.8। ऐसे ही आपसे ये इस तरह से पूछा जाए कि भाई 3.4, तो 3.4 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 3.4 ये हो गया 3.4। इस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात यह है कि इस तरह क्वेश्चंस तो नहीं पूछते कोई भी, लेकिन बिल्कुल छोटी सी बात थी। क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, रिप्रेजेंट √2 ऑन ए नंबर लाइन। अब √2 को आप नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करें वो समझने की बात है। जैसे क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। √2 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर वो समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम का जो है एप्लीकेशन आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले आप समझें। पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 है, ये ABC मैंने ट्राइंगल मान लिया, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। एक परपेंडिकुलर हो जाता है इनमें से और एक बेस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी थ्योरम को हमें यूज करना है इन सब में। यहां से हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √ऑफ
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, इसको आप नोट करें। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 को की बारी है, अंडर रूट 2 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझ लेते हैं हम। सबसे पहले आप चेक करें अंडर रूट 2 को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, अंडर रूट 2 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं। अंडर रूट 2 को मैं लिख सकता हूं 1 + 1, और आपको हर केस में ये पॉसिबिलिटी लानी है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है। अब जैसे ये था हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात थी जिसमें ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें हाइपोटेन्यूज तो ये 90 डिग्री के सामने वाली रखनी है और एक साइड परपेंडिकुलर एक साइड बेस। अब मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनाना होगा जिसमें एक साइड 1 हो दूसरी साइड 1 हो, क्योंकि परपेंडिकुलर भी 1 आ रहा है बेस भी 1 आ रहा है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर भी 1 आएगा और बेस भी 1 आएगा, तो आप अपने आप ही देखेंगे हाइपोटेन्यूज जो है उसकी कितनी बन जाएगी, अंडर रूट 2 बन जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो अब आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल तैयार करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस कितना कितना हो, 1 और 1 यूनिट का हो। तो उसके लिए आप क्या करें, अब नंबर लाइन आप बनाते हैं। मेरे को तो अंडर रूट 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। अंडर रूट 2 भले ही इर्रेशनल नंबर है लेकिन है तो रियल नंबर, और रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें। 0 और 1 सेंटीमीटर पे आपने ये मार्किंग्स लगा ली है। ठीक है ना, अब 0 और 1 आप देखें इधर 0 से लेकर 1 एक यूनिट तो ये मिल गया मेरे को ट्राइंगल का। ठीक है ना, मेरे को बेस चाहिए था ट्राइंगल का 1, फिर 90 डिग्री मैंने बनाया, 90 डिग्री पर मैंने 1 यूनिट का मार्क लगा लिया, ये 1। ठीक है ना, ये 90 डिग्री पर मैंने 1 यूनिट का मार्क लगा लिया 1। अब इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2। अब इसको आप नंबर लाइन पे गिरा दें। ठीक है ना, जैसे इसको मैंने मार्क लगाया यहां से यहां तक मार्क लगाया, और ये मार्क जो है कंपास से आपको करना होगा, तो कंपास का निडल यहां पे रखकर इसको हमने गिरा दिया ये। ठीक है ना, तो ये हो गया 1.4, वो सॉरी अंडर रूट 2, यानी नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 यहां ये पॉइंट हो गया मेरी नंबर लाइन पर। ठीक है ना, कंपास का निडल आप 0 पे रखेंगे, कंपास का निडल 0 पर रखकर इतना रेडियस लेकर अंडर रूट 2 तक का रेडियस लेकर इसको गिरा दें नंबर लाइन पर, तो जहां ये नंबर लाइन पर कट करेगा वो अंडर रूट 2 मार्क हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको अंडर रूट 2 नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं अंडर रूट 3 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। ये तो अंडर रूट 2 की बात हो गई। अब अंडर रूट 2 के लिए हम क्या करेंगे, वो सॉरी अंडर रूट 3 के लिए, तो अंडर रूट 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 + 1, और अंडर रूट 2 + 1 को 2 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां परपेंडिकुलर क्या हो गया, रूट 2, बेस क्या हो गया 1, परपेंडिकुलर रूट 2 बेस 1, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक साइड हमने 1 ले ली, एक साइड अंडर रूट 2 ले ली, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा अपने आप ही, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनाना है जिसमें एक साइड 1 होगी और एक साइड रूट 2 होगी। ठीक है ना, तो वो किस तरीके से आप बनाएंगे, देखना 0 1 2 3
इस तरीके से। अब देखना सबसे पहले, अब स्केल में मेरे पास रूलर के अंदर √2 तो है नहीं अवेलेबल, तो √2 आपको सबसे पहले √3 बनाने के लिए √2 बनाना पड़ेगा। और √2 कैसे बनाया था हमने, 1 यूनिट इधर, 90 डिग्री पर 1 यूनिट इधर, 90 डिग्री पर 1 यूनिट इधर, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया इससे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √2। अब ये मेरे को √2 मिल गया। अब इसी लाइन पर 90 डिग्री में प्रोट्रैक्टर की मदद से 90 डिग्री तैयार करूंगा, 90 डिग्री एंगल बना लिया मैंने। अब ये वाला ट्रायंगल मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आने वाला है, ठीक है ना। अब यहां से 1 यूनिट का मार्क मैंने यहां लगा दिया, ये 1 का, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आ गई, ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, √3 आ गई। अब कंपास की निडल 0 पर रखें और यहाँ √3 तक का मार्क भर लें और इसको आप ऐसा गिरा दें, तो ये जो मार्क मिलेगा वो √3 का मार्क मिल जाएगा आपको, √3 का, इस तरीके से, ठीक है ना। √3 का मार्क इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये नंबर लाइन पर हमने √3 मार्क कर लिया, तो ये हो गया वही, √2 हो गया, √3 हो गया। ऐसे ही और आप भी और कर सकते हैं। √5 को जैसे √4 तो 2 के इक्वल होता है, तो 2 तो सिंपल ये रहा नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर आप 2 तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √5 की बारी है। √5 को आप नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझ लेते हैं। ये पाइथागोरस वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है, पहले क्या होता था कि 9th में जो है पेपर सीबीएसई बोर्ड बनाकर भेजता था, अभी कुछ सालों पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं। तो उसमें क्या होता था कि बोर्ड बनाकर भेजता था, स्कूल में कॉपीज चेक होती थी, लेकिन उन्होंने जो है वो किस तरह से सवाल पूछा बोर्ड वालों ने वो समझे। पहले तो मैं √5 को आपको बनाना सिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे किस तरह से बोर्ड में सवाल पूछा गया था। √5 को आप जो है किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और अच्छे नंबर्स में किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो उसमें। तो √5 को मैं लिख सकता हूं √4 + 1, √4 + 1 में लिख सकता हूं, और इसको मैं 4 को किसका स्क्वायर लिख दूं, 2 का, और 1 को किसका स्क्वायर लिख दूं, 1 का, ठीक है ना। आपको होल स्क्वायर में, अब इसको इससे कंपेयर करो, p² + b², तो यानी एक साइड आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक साइड आपको 2 रखनी है और एक साइड आपको 1 रखनी है, मतलब परपेंडिकुलर 2 और बेस 1, या उल्टा भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 1 बेस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज अपने आप ही √5 हो जाएगी निकलकर, हाइपोटेन्यूज अपने आप ही √5 आ जाएगी निकलकर। अब देखना किस तरीके से आप करेंगे। ये 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखना 0 से 1, एक साइड मैंने 1 ले ली, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का ले लिया। अब इस पर 90 डिग्री मैंने बनाया, प्रोट्रैक्टर की मदद से 90 डिग्री मैंने बना लिया। आप लोगों को प्रोट्रैक्टर का यूज करना है 90 डिग्री पर। अब ये साइड आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें एक साइड 1 लेनी है और एक साइड 2 लेनी है। तो 1 तो मैंने यानी नीचे ले लिया बेस में। अब यहां पर आप जो है 2 का मार्क लगाएं स्केल से, रूलर की मदद से, ये 2 यूनिट्स का हमने मार्क लगा दिया, और ये जो हाइपोटेन्यूज होगी ये अपने आप ही √5 निकल करके आएगी। अब आप इसको नंबर लाइन पर गिरा दें कंपास की मदद से, कंपास का नीडल आप यहां पे रखें और इसको इस तरह से यहां ड्रॉप करा दें नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर आप ड्रॉप करा देंगे तो ये पॉइंट जो है वो क्या मिल जाएगा आपको, √5 मिल जाएगा, ये पॉइंट √5 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया √5 इस तरीके से। और आप ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। तो 0 से 2 तक ये 2 यूनिट का मार्क आपने यहां पे यूज किया है, 2 यूनिट्स का मार्क, ठीक है ना। 2 यूनिट्स का मार्क यहां यूज किया और 90 डिग्री पर 1 बना लिया, 90 डिग्री पर 1, इसको हाइपोटेन्यूज से यूज कर दिया, तो ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया √5 हो गया। अब कंपास का नीडल यहां रखा, इसको यहां गिराया, तो ये पॉइंट आपको मिल गया √5, ये पॉइंट मिल गया √5। इस तरीके से आप ऐसा भी बना सकते हैं √5 को, और ऐसा भी बना सकते हैं। आपको मेन पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और पता होना चाहिए
कि अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप जो है वो किस तरीके से बनाएं और कंपेयर कर दें पी क्या है और बी क्या है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना पॉज कर वीडियो को। और अब मैं आपको बताता हूं कि स्कूल में जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड्स वालों ने, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं बस अंडर रूट 5 तक रट लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ रूट 5 तक ही है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसका कि क्या बेसिक उसके पीछे लॉजिक है कि क्यों हमने इस तरह से बनाया, आपको रटना नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रटने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल गलत हो जाता। फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, अंडर रूट 2 + 3 को नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया था आज से 5 से 10 साल पहले लगभग। तो अब इस सवाल में बहुत से बच्चे क्या कर आए, रूट 5 को ही प्लॉट कर दिया, और रूट 5 को प्लॉट कर दिया 0 1 2, ये 1 लिया, ये 2 लिया, और ये बन गया रूट 5। यही चीज गलत हो गई। सीबीएसई बोर्ड आपसे पूछना चाह रहा था कि आप रूट 5 बनाएं तो सही, लेकिन 2 और 1 से नहीं, ऑलरेडी उन्होंने स्प्लिट करके दे दिया कि 2 + 3 बनाना है आपको, 4 + 1 नहीं बनाना। जो हमने अभी बनाया था पिछले मेथड, पिछले वाला क्वेश्चन रूट 5 जो हमने बनाया था वो हमने अंडर रूट 4 + 1 तैयार किया था। अब अंडर रूट 2 + 3 उन्होंने ऑलरेडी आपको स्प्लिट करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, 2 को आप किस तरह से लिख लें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 को कैसे लिख लें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर करें तो एक ट्राइंगल आपको ऐसा बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऐसा बनाना है जिसमें एक साइड क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 2, और एक साइड क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 3, ठीक है ना। एक साइड क्या होनी चाहिए, रूट 2, और एक साइड क्या होनी चाहिए, रूट 3। हमें क्या करना होता है, पहले स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट के बाद फिर उनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अब 2 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का, 3 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम एक ट्राइंगल ऐसा चुनेंगे जिसमें एक साइड अंडर रूट 2 हो और एक साइड अंडर रूट 3 हो, तो हाइपोटेन्यूज अपने आप ही अंडर रूट 5 आ जाएगी निकलकर, ठीक है ना। अब रूलर में आपके पास ना अंडर रूट 2 अवेलेबल है ना अंडर रूट 3 अवेलेबल है। आप स्केल में कहां होता है हमारे पास अंडर रूट 2, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 2 बनाना पड़ेगा, फिर अंडर रूट 3 बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये अंडर रूट 5 बन करके आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये नंबर लाइन बनाई, ठीक है ना। ये नंबर लाइन आपने तैयार कर ली, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अब रूट 2 बनाते हैं, पहले रूट 2 कैसे बनाया था, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2, ये 90 डिग्री पे हमने बना लिया इसको, ये 90 डिग्री पे बना लिया। फिर आगे हम बात करते हैं 90 डिग्री पर, अब रूट 3 तैयार कर रहे हैं। ये रूट 2 पे मैंने 90 डिग्री बनाया, ये 1 यूनिट का मार्क मैंने लगा दिया यहाँ कंपास से, है ना, 1 यूनिट का मार्क लगा दिया, तो ये बन गया रूट 3। आपको एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें एक साइड अंडर रूट 2 हो और एक साइड अंडर रूट 3 हो, तो सबसे पहले आपको ये दोनों साइड्स बनानी पड़ेंगी, रूट 2 और रूट 3 तैयार करनी पड़ेंगी। तो रूट 2 ये आ गया और रूट 3 ये आ गया। अब मैं रूट 3 वाली लाइन पर 90 डिग्री बनाता हूं एंगल, रूट 3 वाली लाइन पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया ये। अब ये वाली साइड, अब मैं ये वाला ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं, देखना ये एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक साइड रूट 3 होगी और एक साइड रूट 2 होगी। अब रूट 2 को मैं कैसे मार्क करूं, रूट 2 मेरे को यहां से मिलेगा कंपास से, कंपास में मैं क्या करूंगा, इतना रेडियस भर लूंगा, ये रेडियस कितने यूनिट का मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट 2 यूनिट का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कंपास में इतना रेडियस भरा रूट 2, और यहां से मैंने इतना मार्क लगा दिया, रूट 2 मार्क मैंने लगा दिया, तो और इस पॉइंट को मैंने इससे ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, रूट 5, और रूट 2 + 3 बन गया, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब वही कंपास में आप जो है, कंपास में इतना रेडियस भर लें, और इतना रेडियस भर के फिर जो है इसको यहाँ पे ड्रॉप करा दें, ये रूट 2 + 3 बन जाएगा और रूट 5 बन जाएगा, ये रूट 2 + 3 या रूट 5, इस तरीके से बन गया ये, ठीक है ना। क्लियर हुआ सभी लोगों के, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें, ठीक है ना। और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो ज़रूर पूछते रहें,
ठीक है ना, क्वेरीज के आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे। अब देखना, ये तो बात हो गई जो बोर्ड में सवाल पूछा गया था, √2+3 आपसे बोर्ड में सवाल पूछा गया था, तो हमने इस तरह से ये बना लिया, ठीक है ना। अब आपसे अगर जैसे मान लो आपसे √6 पूछ लिया, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि किस तरह से ये निकल करके आया है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सिर्फ और सिर्फ √5 तक ही है अवेलेबल, लेकिन √6 आप कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। √6 है, √7 है, √8 है, ये सब आप जो है किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आपको दो फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके। जैसे अगर मेरे को अब √6 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, तो √6 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो 6 के आसपास, 4 है, जैसे 4+2 में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। कुछ बच्चे सोचेंगे 3+3 में भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है, आप 3+3 में भी ब्रेक कर दें। अब इसको होल स्क्वायर में लिखें, 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको एक ट्राइंगल ऐसा बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनाना है जिसमें एक साइड √2 हो और एक साइड 2 हो, तो ये हाइपोटेन्यूज अपने आप ही √6 आ जाएगी निकल कर, ठीक है ना। अब देखना नंबर लाइन हमने बनाया, अब √2 पहले मेरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि √2 मेरे पास रूलर में अवेलेबल नहीं है। 0 1 2 3, अब समझें √2 कैसे बनाएंगे, 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट ऊपर 90, 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये √2 बन जाएगा। अब √2 के 90 पर आपको 2 यूनिट्स का ये बनाना है, इसको इस तरह हमने वो कर दिया 2 यूनिट्स, और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये √6 आ जाएगा अपने आप ही। अब इसको आप ड्रॉप करवा दें, इसको ड्रॉप करवा देंगे तो यहां से यहां तक का रेडियस भर के ये √6 हो गया, ये क्या आ गया, √6 आ गया निकल कर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप जो है अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें, √6 है, √6 ये सारे फिगर्स आप खुद से ड्रॉ करें, √7 ड्रॉ करें, √8 √10 √17, ये सब आप जो है खुद से ड्रॉ करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस करें, कमेंट्स करते रहें, अपनी अपनी क्वेरीज मेरे से डिस्कस करते रहें, ठीक है। गुड बाय।